हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एडवांस वेब डिजाइनिंग के कोर्स में। ये कंप्लीट गाइड है उन लोगों के लिए जिन लोगों को अपना करियर एज अ डिजाइनर बनाना है। प्लीज नोट, मैं कोडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ प्योर डिजाइनिंग की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वेब डिजाइनिंग में हो या ग्राफिक डिजाइनिंग में हो या ऐप डिजाइनिंग में हो या किसी भी तरीके की डिजाइनिंग में हो। इस वीडियो में आप सारी ही चीज़ों को समझेंगे। हम यहाँ पर डिजाइनिंग की ए टू जेड बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। मैं आपको एक एक पॉइंट कंप्लीट डीपली समझाऊंगा। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद और समझने के बाद आप किसी भी डिजाइन को एक अच्छी क्रिएटिविटी के साथ यूजर के सामने रिप्रेजेंट कर पाएंगे, तो किसी भी तरीके की अच्छी डिजाइन बना पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए डिजाइनिंग और कोडिंग 50-50 काम करते हैं। अगर आपकी डिजाइनिंग अच्छी नहीं है और आपने कोडिंग बहुत अच्छी करी है तो भी उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आपकी डिजाइनिंग बहुत अच्छी है और कोडिंग बिल्कुल अच्छी नहीं तो भी कोई फायदा नहीं है। तो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कोडिंग उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि डिजाइनिंग। तो आज हम डिजाइनिंग की बातें करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो डिजाइनिंग एक ऐसी चीज है जो कि क्रिएटिविटी के साथ आती है। ठीक है, अगर आप ये सोचे कि हाँ कि बस मैं सो के उठा, कंप्यूटर पर बैठा और डिजाइनिंग करना शुरू कर दिया, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। डिजाइनिंग करने के लिए आपको पहले बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए। पहला तो आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, आपके अंदर एक इंटरेस्ट होना चाहिए डिजाइनिंग करने का। अगर आपको डिजाइनिंग का इंटरेस्ट नहीं है और आपको कोडिंग का इंटरेस्ट है तो फिर डिजाइनिंग करने से कोई फायदा नहीं है। काम वही करो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, तभी आप सक्सेसफुल हो गए। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो अब बात करते हैं डिजाइनिंग के बारे में। तो डिजाइन इज अ प्लान और स्पेसिफिकेशन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और सिस्टम for the implementation of an activity or process or the result of that plan or specification in the form of a prototype, product or process। अब इसको दूसरे तरीके से समझो। डिजाइन क्या होता है कि अब आपके दिमाग में कोई थॉट प्रोसेस आया। अब आपके पास कोई प्रोडक्ट है, लेट सपोज। अब आपको उस प्रोडक्ट को बनाना है, सामने वालों को दिखाना है। अब आप अगर आपने कोई चीज बनाई और आपको उसको कंप्लीट वर्ल्ड वाइड उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आप हर एक बंदे को जाकर तो पकड़ पकड़ के नहीं समझा सकते हैं कि भाई ये देखो, ये मैंने ये बनाया है, इसका मतलब ये है, इस चीज को समझो। ये भाई मैंने ये बनाया, इस चीज को समझो। तुम हर पर्सन टू पर्सन जाकर उस चीज को नहीं समझा सकते। यहाँ पर काम आती है डिजाइनिंग। डिजाइनिंग एक ऐसी चीज होती है कि जब भी यूजर उस चीज को देखता है, आपके प्रोजेक्ट को देखता है या आपने जो भी प्रोडक्ट बनाया है, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट दोनों चीजों को यूज कर रहा हूँ, तो आप इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होना, दोनों का मतलब सेम ही है। कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है या कोई प्रोजेक्ट बनाया है तो यूजर उसको देख कर कैसे समझेगा कि आपने इसको किस चीज के बारे में बताया है, या आप क्या चीज समझाना चाहते हैं इस चीज के बारे में, या ये क्या है, क्यों है, किस लिए है, मुझे इससे क्या फायदा है, या मेरा जो इंटरेस्ट है ये वो है या नहीं है। अगर बंदे को ट्रैवल की वेबसाइट देखनी हो, उसको अगर आप मैट्रिमोनियल की साइट दिखाओगे तो उसको कोई फायदा नहीं है, यूजर के लिए वो जीरो है। अगर यूजर को मैट्रिमोनियल की साइट देखनी है और आप उसको मैट्रिमोनियल की वेबसाइट डिजाइन करके दिखाएंगे तो यूजर को उसमें इंटरेस्ट आएगा, बिकॉज यूजर वांट दैट। तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझो। डिजाइन इज ऑल अबाउट द क्रिएटिविटी, और आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ अपने थॉट प्रोसेस को, आपके प्रोडक्ट को किस वे में रिप्रेजेंट करते हैं सामने वाले के सामने, वो चीज मैटर करती है। आप अपने थॉट को क्रिएटिविटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं और सामने वाले के सामने रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसकी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। अब इस चीज को अच्छी तरह समझो। एक भाई साहब हैं, चार्ल्स इम्स करके, अमेरिकन डिजाइनर भी हैं, आर्किटेक्ट भी हैं और भाई साहब फिल्म मेकर भी हैं। इन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बोली है कि डिजाइन इज अ प्लान फॉर अरेंजिंग एलिमेंट्स इन सच अ वे एज बेस्ट टू अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर पर्पस। इसका मतलब है कि डिजाइन किसी भी चीज को अरेंज करने का एक तरीके का प्लान है जो उस चीज के पर्पस को पूरा करता हो, उसके कारण को पूरा करता हो। तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझो कि डिजाइनिंग इज ऑल अबाउट द क्रिएटिविटी। आपके दिमाग में जो है उसको अगर आपने कैनवस पे उतारा है तो सामने वाला उसको देखकर तुरंत समझ जाए कि हाँ, इसका मतलब ये है, आप मुझसे ये बताना चाहते हो। अब आगे बात करते हैं कि अपने थॉट प्रोसेस को डिजाइनिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसको क्रिएटिविटी कैसे लाते हैं और सामने वाले के सामने रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। दो टाइप की डिजाइनिंग होती है। पहली होती है नॉन फंक्शनल, दूसरी होती है फंक्शनल। नॉन फंक्शनल जिस पे आप कुछ कर नहीं सकते, जैसे कि आपके घर पे अगर अखबार के साथ कोई पेम्पलेट आता है तो दैट इज अ नॉन फंक्शनल डिजाइन। आपका न्यूज़पेपर घर पे आता है, दैट इज अ नॉन फंक्शनल। आप उसको सिर्फ पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं या देख कर समझ सकते हैं। अगर आप पढ़ते भी नहीं है किसी चीज को, अगर आपके सामने अखबार में एक बड़ी सी रिंग बनी है तो आप इजीली समझ जाते हो कि हाँ यार, ये मतलब किसी ज्वेलरी की है।
किसी ज्वेलरी के बारे में ऐड है, या अब अगर आप किसी कपड़ों को देखते हो या मॉडल्स को देखते हो तब इजीली समझ जाते हो कि हाँ यार ये फैशन से रिलेटेड कुछ है। अब इसको जब पढ़ेंगे तो समझेंगे कि हाँ डिस्काउंट कितना है कितना नहीं है, क्या प्राइस है क्या नहीं है, या शॉप कहाँ पर है क्या नहीं है, नई ओपन हुई है या पुरानी को दोबारा कुछ किया गया। तो ये सब चीजें जो आती हैं वो होती हैं तो आपकी नॉन फंक्शनल में। अब नॉन फंक्शनल के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, वो होता है एक आपका ग्राफिक डिजाइनर हो गया, जो सिर्फ ग्राफिक्स बनाता है, उसके अंदर कुछ फंक्शनैलिटी नहीं ऐड कर सकता। आर्किटेक्ट होता है जो आपकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के मैप बनाता है, आपके घर के मैप बनाता है, दैट इज ऑल्सो अ नॉन फंक्शनल। वो आपको सिर्फ बना कर दे देगा, आप उसके हिसाब से फिर बाद में अपने घर को बनाते हो। उसके बाद होता है इंटीरियर डिजाइनर। इंटीरियर डिजाइनर क्या करता है कि आपने उसको खाली हॉल दे दिया कि भाई ये मेरा खाली हॉल है, ठीक है, मेरे फ्लैट का, अब तुम इसको सजाओ। अब उसके बाद उसमें वो गमले लगाएगा, लैंप लगाएगा, अलमारी लगाएगा, अलमारी को किस तरह से डेकोरेट करेगा, कि उसके अंदर टीवी भी लगा रहा है, कि टीवी का भी पैनल है या नहीं, कि होम थिएटर का पैनल है कि नहीं। मतलब इन सब चीजों को जब वो प्रॉपर डिजाइन करके आपको देता है तो वो भी डिजाइनिंग का ही पार्ट है, लेकिन वो नॉन फंक्शनल है। ठीक है, आप उसको यूज कर सकते हो, उसको देखकर अच्छा फील कर सकते हो, लेकिन आप उसके अंदर कोई फंक्शनैलिटी नहीं ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आता है फैशन डिजाइनर, जो आपके कपड़े डिजाइन करता है, दैट इज ऑल्सो कवर्ड इन नॉन फंक्शनल। उसके बाद होता है विजुअल डिजाइनर। कि अगर आप विजुअल डिजाइनर क्या होते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक टेबल है। अब आप उस टेबल पे चाहते हो, आपने बंदे से बोला कि यार मेरे पास ये टेबल है, अब इस पे मैं एक पीसी असेंबल्ड करना चाहता हूँ। अब वो आपके गेमिंग पर्पस के लिए भी हो सकता है, यूट्यूब के पर्पस के लिए भी हो सकता है, एजुकेशनल पर्पस के लिए भी हो सकता है, या पर्सनल पर्पस के लिए भी हो सकता है। तो विजुअल डिजाइनर क्या करता है कि अपने सिस्टम पर उसी टेबल के ऊपर आर्टिफिशियल चीजें लगाकर आपको दिखा देता है कि देखो, आप अगर आप सारी चीजों को ऐसे प्लेस करोगे, इस कलर कॉम्बिनेशन में प्लेस करोगे तो आपकी चीजें ऐसी दिखेंगी। तो दिस इज कॉल्ड द विजुअल डिजाइनर, जो आपको विजुअल करके सारी चीजों को दिखाता है। एक्चुअल में वो नहीं करता आपके लिए, लेकिन आपको आइडिया देता है कि आप इस तरह से चीजें ले लो, ऐसे ऐसे सजाओ, फिर आपकी चीजें मस्त लगेंगी। तो ये सारी चीजें हो गई आपकी नॉन फंक्शनल में। उसके बाद आता है फंक्शनल। फंक्शनल का मतलब होता है कि जिन चीजों के बीच में आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यूजर, पहला होता है यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर, जो कि यूएक्स का पार्ट होता है। यूएक्स का मतलब होता है कि आपके दिमाग में जो थॉट है, किसी कोई आइडिया है, उस आइडिया को आप किस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, किस वे में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड यूएक्स। जब तक वो आपके दिमाग में है या ऑन कैनवस है या नॉर्मल स्केच करके भी पेपर पे बनाया है, तो दैट इज कॉल्ड द यूएक्स डिजाइनर। फिर उसके बाद आता है यूजर इंटरफेस डिजाइनर, जिसको हम यूआई डिजाइनर भी बोलते हैं आज की डेट में। वो क्या करता है कि आपके थॉट प्रोसेस जो आपने पेपर पे बना के दिया है, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने उसको बोला कि यार मैं मेरे दिमाग, यूएक्स ने बोला कि मेरे दिमाग में ना एक रेस्टोरेंट के लोगों का आइडिया है। अब उसने बोला अच्छा क्या आइडिया है तुम्हारे पास, उसने बोला कि भाई मेरे पास एक आइडिया है कि डीके नाम का रेस्टोरेंट है, उसके आगे मैंने एक शेफ का आइकन बना के लगाया है, जिसने एक बंदा है जिसने शेफ की टोपी लगा रखी है। ये मेरा आइडिया है। अब यूआई वाला बंदा क्या करेगा, उस आइडिया को अपने कलर कॉम्बिनेशन के साथ, कलर क्रिएटिविटी के साथ उसको जब रिप्रेजेंट कर देता है कि भाई देखो मैंने लाल रंग का बंदा बना दिया, नीले रंग का फॉन्ट लगा के डीके लिख दिया, अब बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है। तो जब वो चीज डिजाइन में कन्वर्ट हो जाती है तो उसको हम यूआई बोलते हैं। उसके बाद होता है वेब डिजाइनर। वेब डिजाइनर का काम होता है वेबसाइट्स को डिजाइन करना। अब तो वैसे यूआई डिजाइनर भी वेबसाइट डिजाइन करते हैं, लेकिन मैं आपको फॉर एग्जांपल के लिए दोनों चीजें अलग अलग कैटेगरी समझा रहा हूँ। आपको जितनी ज्यादा डीप नॉलेज मिलेगी आपको उतनी अच्छा है। ठीक है, ज्ञान कभी कोई बेकार नहीं होता, जितना मिल रहा उतना ले लो, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और कमेंट भी करके जाना। उसके बाद होता है गेम डिजाइनर। गेम डिजाइनर होते हैं, जैसे आप पबजी खेलते हैं, फ्री फायर खेलते हैं, मारियो खेलते हैं, तो ये सारे जो डिजाइनर्स होते हैं ये गेम को एक्चुअली डिजाइन करते हैं। और गेम डिजाइन करते हैं तो आप गेम खेलते हैं, इसका मतलब ये आप उस चीज के साथ इंटरेक्ट कर पा रहे हैं कि आप जितने उसको कमांड देना चाहते हैं वो उस कमांड के अकॉर्डिंगली परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद होता है ऐप डिजाइनर, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो ये आपके वेब के लिए भी अवेलेबल है, और ये एज अ एप्लीकेशन अपने फोन में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ऐसे आज की डेट में बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो अपनी वेबसाइट के साथ साथ ऐप भी चलाती हैं, कि अगर आप हमारी वेबसाइट एज अ ब्राउजर पे आके नहीं देख सकते हैं या पीसी पे नहीं देख सकते, तो आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया की एप्लीकेशन है, ये बहुत सारी न्यूज़ चैनल्स की एप्लीकेशन हैं। आप उनको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं तो जो अखबार आपके घर पे आ रहा था, ठीक है, ऑफलाइन जो आप चीज़ें पढ़ रहे थे, अब आप उस सेम चीज़ को पेपरलेस ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, डेली की डेली। अगर आपको पुरानी न्यूज़ भी चाहिए होगी तो आप बैक डेट में भी जाके पढ़ सकते हैं। तो डिजिटल चीज़ों का फ़ायदा यही है। अगर अखबार आपका मान लीजिए आप
आपको चाहिए कि 2 महीने पहले जो न्यूज़ आई थी मुझे आज वो चाहिए, आपके घर पे अखबार आया था वो खो गया, अब आपको नहीं मिल रहा, लेकिन ऐप का फायदा ये है कि आप बैक डेट में भी जाकर उस न्यूज़ को पढ़ सकते हैं। तो ये फायदा है आपका। ठीक है, फंक्शनल का मतलब होता है कि जो चीज़ आप बना रहे हैं यूजर उसके साथ इंटरेक्ट कर सके, उसके उसको जो कमांड दे उस कमांड पे वो परफॉर्म कर सके। अब डिजाइनिंग के बाद एक लास्ट पार्ट होता है कि डिजाइनिंग आपने बनाई, उसके बाद ब्राउजर के लिए या ऐप के लिए उसको कैसे कन्वर्ट करें, तो उसमें 2 पार्ट होते हैं, फ्रंट एंड डेवलपमेंट और बैक एंड। या ऐप डिजाइनिंग के लिए कोडिंग के अलग अलग चीजें होती है, जैसे जावा है या जावास्क्रिप्ट है, और भी बहुत सारे जैसे कि रिएक्ट नेटिव है, और एंगुलर की बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है जो मोबाइल के लिए ही बनती है। तो और उसके अलग अलग पार्ट हैं, लेकिन आपको चीज़ पता होनी चाहिए कि आपने जो चीज़ बना दी है उसके बाद वो कहाँ कहाँ तक जा सकती है। तो ये 2 टाइप की डिजाइनिंग होती है, एक नॉन फंक्शनल और फंक्शनल। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन लगे तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। हो सकता है मैं दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करूँ तो आपको चीज़ें समझ में आ जाए। अगर आप और मैं इस टाइम सेम पिच पर हैं तो भी मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। अब वेब डिजाइनिंग की बात हुई थी तो मैंने आपको 2 चीज़ें बताई, एक यूएक्स बताया और एक यूआई बताया। यूएक्स मतलब यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर, और यूआई बताया मैंने यूजर इंटरफेस डिजाइनर। अब यूएक्स वाला बंदा क्या करता है, अपने दिमाग में चीज़ों को सोचता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया, अब वो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज कि आपने बोला यूआई वाले को कि यार मेरे दिमाग में ना एक शेर की फोटो आ रही है दिमाग में, कि एक लायन है, उस लायन के बड़े बड़े बाल हैं ब्राउन कलर के, बड़ी सी आंखें हैं, एक अच्छी सी नोज है, थोड़े बड़े बड़े दांत हैं, और उसका सिर्फ आपको सिर्फ हेड का पार्ट मेरे दिमाग में आ रहा है, और ये देखो मैंने स्केच पे बनाया है, इसको तुम देखो। तो यूआई वाला बंदा क्या करेगा या ग्राफिक डिजाइनर वाला बंदा क्या करेगा, उस चीज को लेगा, प्रॉपर ड्रॉ करेगा अपने सॉफ्टवेयर पे, कलर कॉम्बिनेशन सेट करेगा, उसको दिखा देगा। फिर दिखाने के बाद बोलेगा देखो ये ठीक है। फिर अगर दोनों एग्री करते हैं तो उस चीज को आगे भेज देते हैं, या तो ब्राउजर के लिए या तो फिर क्लाइंट के पास, जैसे भी होता है। तो यूएक्स का काम सिर्फ होता है चीजों को सोचना, उसके बारे में स्टडी करना, कि अपने थॉट प्रोसेस को किस किस तरह से वो रिप्रेजेंट कर सकता है। पहले वो वायरफ्रेम बनाता है कि हाँ मुझे कहाँ पर कैसे रखना है कैसे नहीं रखना है, कि मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, मेरे आइडिया में क्या इन्फॉर्मेशन, मैं उस इन्फॉर्मेशन को कैसे प्लेस कर रहा हूँ जगह जगह पर, और यूजर अगर उसको देखेगा तो कितना समझ पाएगा। तो जब वो आइडिया यूआई के पास जाता है तो यूआई उसको अपने कलर के साथ सेट करता है। अब यूआई भी क्या क्या चीजें करता है, यूआई करता है पहले उसका कलर कंट्रास्ट सेट करता है, कि भाई ऐसा तो नहीं कि मैंने पीछे बैकग्राउंड कलर येलो दे दिया उसके बाद पिंक लिख दिया ताकि यूजर को पढ़ने में ही ना आए। ठीक है, कि मैंने पीछे बैकग्राउंड व्हाइट दे रखा है और प्योर लाइट ग्रे दे रखा है तो यूजर को पढ़ने में ना आए। ठीक है, मैंने पीछे ब्लैक दे दिया, उसके ऊपर फिर मैंने डार्क ग्रे दे दिया, यूजर पढ़ ही नहीं पा रहा है। तो यूआई वाला बंदा क्या करता है, सारी चीजों को देखता है कि भाई मैं क्या कलर सेट करूं, उसका कंट्रास्ट कैसे बनाऊं, कि जो प्लेसमेंट तुमने मुझे दी है उस प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग में अपनी अपने जो भी टेक्स्ट है या डेटा है उसको रख पा रहा हूँ नहीं रख पा रहा हूँ। उसके बाद फिर बात आती है ब्रांडिंग की। अब ब्रांडिंग का क्या मतलब होता है, ब्रांडिंग का मतलब होता है कि हर एक क्लाइंट के पास अपनी ब्रांडिंग होती है। जैसे कि कोई बोलता है कि मेरा लोगो रेड कलर का है तो मुझे वेबसाइट भी रेड के कॉम्बिनेशन में चाहिए, या कोई क्लाइंट बोलता है कि मेरा लोगो ग्रीन कलर का है तो मुझे अपनी वेबसाइट भी ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन में चाहिए। कोई बोलता है कि भाई मेरा लोगो येलो कलर का है तो मुझे येलो के कंट्रास्ट में कुछ चाहिए, या येलो के कलर कॉम्बिनेशन में कुछ चाहिए। तो वो सारी चीजें जो होती है वो ब्रांडिंग में कवर होती हैं, जो लोगों के साथ आप मैच करके वेबसाइट बनाते हैं, कोई भी डिजाइन बनाते हैं। फिर बात आती है टाइपोग्राफी की। टाइपोग्राफी का मतलब होता है कि आपने किस तरह के फॉन्ट यूज करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आपने बहुत सारे जब आप कोई वेबसाइट अगर यूज करते हैं या ब्राउजर में कुछ कर रहे हैं तो आपको छोटे छोटे एड्स आते होंगे वेबसाइट में, छोटी छोटी जगह कोने कोने पे। उन वेबसाइट में इमेज छोटी सी होती है, टेक्स्ट बहुत बड़े बोल्ड में लिखा होता है, कि चीजें आपको रिप्रेजेंट हो रही हैं लेकिन आप उसको पढ़ के इजीली समझ पा रहे हैं कि अच्छा इसका मतलब ये है, जो इसने क्या चीज मुझे बताना चाहता था। अब जैसे मान लीजिए कोई शूज का ऐड आ रहा है आपके पास, उसमें एक शूज बनकर आ रहा है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि डिस्काउंट ऑन दिस, ठीक है, या जो भी उसने लिख दिया कि बी विथ योर लाइफ, और सुपर लाइट वेट, या जो भी उसने लिख दिया कि हाँ इसमें लाइट जलती है, डीजे बजता है, चलोगे तो गाने बजेंगे, कुछ भी हो सकता है। तो जो चीज वो आपने टेक्स्ट में लिखा, आपने पढ़ा और चीजों को देखा, उन चीजों को देख कर और पढ़ के आपके दिमाग में जो चीजें समझ में आई, दैट इज पार्ट ऑफ द यूआई। उसके बाद बात आती है अलाइनमेंट और स्पेसिंग की। अलाइनमेंट और स्पेसिंग का मतलब होता है कि सारी चीजें एक अलाइन में है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि आपका टेक्स्ट लेफ्ट भाग रहा है दूसरा टेक्स्ट राइट में भाग रहा है, एक ऊपर टॉप पे चला गया दूसरा बॉटम पे चला गया, कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है।
तो अलाइनमेंट का मतलब होता है कि सारी चीजें प्रॉपर एक लाइन में होनी चाहिए। स्पेसिंग का मतलब होता है कि हर चीज के बीच में एक प्रॉपर गैप होना चाहिए और सेम गैप होना चाहिए। यानी कि ऊपर आपने बहुत ज्यादा दे दिया, फिर स्पेस छोड़ दिया, फिर नीचे आपने बिल्कुल दो चीजों को चिपका दिया, बीच में स्पेस ही नहीं है। तो ये सारी चीजें अलाइनमेंट और स्पेसिंग में आती हैं। उसके बाद होता है कि आपने कोई डिजाइन कंप्लीट कर लिया, मान लो आपने कोई वेबसाइट थी वो कंप्लीट कर ली डिजाइन पूरी उसकी। अब उस डिजाइन को आपको मल्टीपल डिवाइसेस के लिए भी बनाना पड़ेगा। जो भी आपका ब्राउजर है, ब्राउजर की विड्थ बहुत ज्यादा होती है, तो अब उस विड्थ को आप टैबलेट में फिट नहीं कर सकते क्योंकि टैबलेट की विड्थ छोटी होती है। तो अब आपको अपनी डिजाइन को इसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कि हाँ बैनर थोड़ा सा छोटा हो जाए, फॉन्ट थोड़ा छोटा हो जाए, स्पेसिंग थोड़ी थोड़ी सी कम हो जाए, या एक बॉक्स दूसरे बॉक्स के नीचे आ जाए, या जो भी आप जिस तरह से भी अपने कंटेंट को सेट करते हैं या डेटा को सेट करते हैं अलग अलग डिवाइसेस के लिए, उसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिव। आपने शायद वर्ड काफी सुना होगा कि आजकल बड़ा डिमांड में है ये चीज कि वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। कोई भी वेबसाइट वो हर डिवाइस पे सही चलनी चाहिए। सो दिस इज अ रिस्पॉन्सिव थिंग। तो इन चीजों को आप अच्छी तरह समझें। अगर समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो पॉज करें। आप जितने भी मैंने यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं उनको वर्ड्स को गूगल पे सर्च करें, उनके बारे में और स्टडी करें। स्टडी करने के बाद फिर दोबारा वीडियो प्ले करके दोबारा देखें, या अगर नहीं भी पॉज करना है तो पॉज करके 2 मिनट नोट कर लें, वीडियो खत्म होने के बाद उसको थोड़ी सी R&D करें, रिसर्च करें। तो आपको जितना ज़्यादा आप एक्सप्लोर करोगे आपको उतनी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। नॉलेज जितनी होगी उतना ही अच्छा है आपके लिए। अब इसमें दूसरी बात होती है, अब मैंने आपको दो चीज़ें बताई कि भाई एक यूएक्स है और एक यूआई है। अब यूएक्स क्या करता है, यूआई करता है क्या करता है, मैंने आपको दोनों चीज़ें बताई। अब कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब यूएक्स की बात थी। अब मान लो मेरे दिमाग में एक एक वेबसाइट का आइडिया है, जैसे आप यहाँ पे देखो इस जगह पर ये वायर फ्रेम है, ये डिजाइन नहीं है। ये मैंने क्या किया, मैंने पेपर पे पेन से नॉर्मली बनाया कि हाँ ऊपर यहाँ पर मेरे पास 4 मेन्यू है, 4 पेजेस है, तो उनके लिए मैंने अलग अलग मेन्यू दे दिया कि एक होम है, एक अबाउट है, एक कॉन्टैक्ट अस है और एक सर्विसेज है। बीच में मेरा लोगो आ गया। अब मेरे पास एक वीडियो भी है जो क्लाइंट ने मुझे भेजी है कि ये वीडियो भी वेबसाइट पे होनी चाहिए। तो आपने सोचा कि यार इस वीडियो को ना टॉप पे लगाते थे कि जैसे ही बंदा वेबसाइट ओपन करेगा सबसे पहले वीडियो प्ले हो जाएगा। नीचे तो बाद में स्क्रॉल करके जाएगा, लेकिन जैसे वीडियो प्ले होगा तो उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा कि हाँ यार कुछ है इस वेबसाइट में। फिर आपने वो सोचा, उसके बाद आपने सोचा कि यार आप क्लाइंट ने बोला था कि इसमें 4 चीजें हैं। और सर्विसेज में मान लो कि एक लॉन्ड्री की है वेबसाइट ये। अब 2 चीजें हैं, एक ये है कि भाई वो कपड़े डाई भी करता है, वो कपड़े धोता भी है, कपड़े आयरन भी करता है। उसके बाद ये 3 सर्विसेज हैं। आपने यहाँ पे सोचा कि हाँ पहले मैं यहाँ पे सर्विसेज के बारे में कुछ थोड़ा थोड़ा लिख देता हूँ, फिर यहाँ पे 3 फोटो लगा दूंगा यहाँ पे छोटी छोटी, एक यहाँ पे कलर कपड़ों को डाई करते हुए अलग अलग कलर में, फिर यहाँ पर कपड़ों को धोते हुए कि अच्छे से हम वॉश करते हैं, फिर एक अच्छी सी आयरन करते हुए शर्ट की फोटो लगा दूंगा कि हाँ यहाँ पर 3 इमेजेस आ जाएंगी। उसके बाद उन सब के बारे में छोटी छोटी सी डिटेल कि हम क्या करते हैं कैसे करते हैं। उसके बाद फिर आपने बोला कि यार उसने बोला था कि मेरे स्टाफ के बारे में भी बताना, तो आपने सोचा कि ठीक है अब मैं यहाँ पे एक दूसरा सेक्शन बनाता हूँ अवर टीम करके। अब मैं उसने यहाँ पे उन 4 स्टाफ के बारे में लिखा कि इसका नाम जॉन है, ये जेरी है, ये टॉम है, ये एलिस है। उसने लिखा कि 4 बंदे हैं। ये बंदा सिर्फ कपड़ों को डाई करने का काम करता है अलग अलग कलर में, ये कपड़े धोने का काम करता है, ये सुखाने का में बहुत अच्छा है, ये आयरन करने में बहुत अच्छा है। तो इस तरह से आपने उसकी टीम के बारे में यहाँ पे एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन रफली डिजाइन करी कि क्या है क्या नहीं। उसके बाद फिर आपने सोचा कि यार अब तो कुछ बचा नहीं है, तो एक काम करता हूँ नीचे एक छोटा सा लोगो लगा के छोटे छोटे से कुछ अलग अलग लिंक्स दे देता हूँ कि हाँ कुछ रिसर्च करनी हो या कुछ जो भी, कि हाँ यहाँ पे कुछ छोटे छोटे लिंक्स आ जाएंगे। फिर उसके बाद आपने बोला कि एक दूसरा सेक्शन बनाया कि आवर पोर्टफोलियो। भाई वो अब कोई बंदा ये भी तो दिखाएगा ना कि हाँ हमने इतने इतने लोगों के इतने बड़े बड़े ब्रांड्स के कपड़े धुले हैं या क्या क्या करके दिया है, तो उसके लिए उसने एक छोटा सा पोर्टफोलियो बनाया। फिर दूसरा उसने सेक्शन बनाया कॉन्टैक्टर्स का कि भाई जो भी वेबसाइट देखे वो ऑर्डर भी दे सके कि हाँ भैया आओ मेरे घर से कपड़े ले जाओ, धो के ले आओ। ठीक है, तो उसने यहाँ पे कॉलम बना दिया कि यहाँ पे थोड़ा सा कुछ कुछ टेक्स्ट लिख देंगे छोटा छोटा सा, फिर यहाँ पे एक फॉर्म दे देंगे कि आपका नाम और आपका एड्रेस, और उसके बाद वो जैसे सेंड करेगा तो उसका डाटा क्लाइंट के पास चला जाएगा। और उसके अलावा अगर यूजर जो भी चाहे उसको फेसबुक पे भी फॉलो कर सकता है, ट्विटर पे भी, इंस्टाग्राम पे भी। तो आपने छोटा छोटा दिया। दूसरा ये है, आपने सोचा कि अगर यार मान लो बंदा ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकता, तो एटलीस्ट दुकान का एड्रेस या दुकान का मैप होना चाहिए उसके पास कि भाई यूजर खुद अपने फोन में लगाए मैप और पैदल चल टहलता हुआ जाए, कपड़े देके वापस टहलता हुआ वापस आ जाए। ठीक है कि चलो वॉक भी हो जाएगी और जो काम था वो भी पर्पस भी पूरा हो जाएगा। तो आपने फिर दोबारा सोचा ये सारी चीजें, फिर आपने एक रफली ड्रॉ किया, फिर लास्ट में फुटर लगा दिया। तो ये जो पूरा थॉट प्रोसेस था, जो जो डिमांड थी क्लाइंट की, उसको आपने अपने दिमाग में सोचा, पेपर पे रफली ड्रॉ किया,
और उस रफ कॉपी को जब आप आगे यूआई के पास भेजोगे तो अब यूआई वाला उसको कैसे बनाता है कैसे नहीं बनाता है, क्लाइंट के साथ कोऑर्डिनेट करके कि भाई आपकी कोई ब्रांडिंग है कि नहीं, आपका कोई लोगो है, अगर लोगो है तो किस कलर में है, या आप किस कलर में वेबसाइट को प्रेफरेंस देते हैं, या कोई फॉन्ट अगर आप लगाना चाहते हो तो किस तरह का लगाना चाहते हैं, आर्टिस्टिक लगाना चाहते हैं या नॉर्मल ऐसा फॉन्ट लगाना चाहते हैं कि कोई बंदा अगर दूर से भी देखे, या अगर कोई बंदा मान लो नजरों से कमजोर है जिसको चीजें सही से समझ में नहीं आती तो उसको भी इजीली वो रीडेबल हो या ना हो। तो ये सारी पॉइंट्स यूआई वाला बंदा कवर करता है। अब यूआई वाला बंदा कैसे कवर करता है वो देखो। अब मान लो यूआई वाला है, अब आपने बंदे को बोला कि भाई ये मेरी वेबसाइट थी एक लॉन्ड्री की, इसमें कपड़े धोने का काम होता है, इसको मैंने रफली बनाया है, अब तुम इस पे अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ। तो यूआई वाले बंदे ने क्या किया, उस पे पहले कलर सेट करे कि हाँ यार ब्लू कलर का लोगो है इसका, मैं इसे ब्लू कलर लगाता हूँ। फिर उसने कंट्रास्ट सेट किया कि यार ब्लू कलर जो है ना वो व्हाइट पे अच्छा लगता है, और व्हाइट के ऊपर ब्लू भी अच्छा लगेगा, ब्लू पे व्हाइट भी अच्छा लगेगा। तो एक तो चलो आपका कलर कंट्रास्ट सेट हो गया। फिर प्लेसमेंट की बात हुई कि हाँ यार लोगो कहाँ रखूंगा, कितने साइज का लोगो होना चाहिए, फॉन्ट कितना बड़ा है, फॉन्ट कहाँ रखना है कहाँ नहीं रखना है, या वीडियो की लेंथ कितनी रहेगी, कितनी स्पेस में आना चाहिए, फुल विड्थ में आएगा या बीच में छोटे से बॉक्स में आएगा। तो ये सारी चीजें प्लेसमेंट में आई। ब्रांडिंग मैंने आपको पहले ही बता दी, ब्रांडिंग का मतलब होता है कि जो भी क्लाइंट का लोगो है या जो भी कलर कॉम्बिनेशन वो मांगता है दैट इज कॉल्ड द ब्रांडिंग। फिर बात आती है टाइपोग्राफी की। टाइपोग्राफी का मतलब होता है कि आप कौन सा फॉन्ट यूज कर रहे हैं, हेडिंग्स किस तरह से लिख रहे हैं, पैराग्राफ कैसे लिख रहे हैं, अगर आपने कुछ के अंदर कोई लिंक्स दिए हैं जिसपे बंदा क्लिक करने के बाद किसी और पेज पे जाएगा तो वो किस तरह से यूजर को पता चलना चाहिए कि हाँ ये लिंक है या मुझे नॉर्मल पैराग्राफ है, ये कि मुझे पढ़ना भी है या इस पर क्लिक भी करना है, कि ये बटन है या नहीं है, यूजर को कैसे पता चलेगा। तो उसके बीच में आप जब डिफ्रेंशिएट करते हो कि हाँ ये नॉर्मल हेडिंग है, बोल्ड में है, बड़ी में है तो हेडिंग है, छोटा छोटा है तो टेक्स्ट है, यहाँ पे एक ग्रीन कलर का या ब्लू कलर का अगर आप कुछ लगा दिया, जैसे ये बटन देखो दिख रहा है यहाँ पे कि हाँ ये अगर रेडियो बटन है आपने बनाया कि ऑफ है तो ये व्हाइट है, ऑन कर दिया तो ब्लू हो गया। ये इस तरह से जो भी आप क्लाइंट यूजर को समझाना चाहते हो क्लाइंट के इन्फॉर्मेशन के बारे में कि भाई ये तुम्हारा एलिमेंट है क्या है क्या नहीं, तो वो सारी चीजें टाइपोग्राफी के अंदर कवर होती हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको पहले बताया अलाइनमेंट एंड स्पेसिंग, कि ऐसा नहीं है कि हाँ कोई लेफ्ट में जा रहा है कोई राइट में जा रहा, ठीक है, कि कोई किसी के बीच में बहुत ज्यादा गैप है किसी के बीच में गैप नहीं है। तो ये सारी चीजें यूआई वाला बंदा सेट करता है कि एक प्रॉपर स्पेसिंग हो, फिक्स्ड स्पेसिंग हो, कि अगर मैंने ऊपर मान लो एक 10 पिक्सल का गैप लिया है तो 10 पिक्सल का गैप पूरी ऑल ओवर द वेबसाइट हो, ठीक है, कहीं कम ज्यादा ना हो, ऐसा नहीं कि मैंने ऊपर ज्यादा ले लिया कहीं नीचे कम हो जाए। तो वो चीजें भी देखने में आंखों को खटकती हैं। तो दिस इज नॉट बेस्ट प्रैक्टिस। तो आप हमेशा ट्राई करें अगर कुछ भी बनाने के लिए कि अलाइनमेंट से रखें, स्पेसिंग से रखें। और सबसे लास्ट चीज कि हाँ डिजाइन फॉर डिवाइसेस की अगर आप रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हैं तो वो अलग अलग डिवाइसेस पे कैसे दिखेगी। अब इसके बाद बात आते हैं प्रिंसिपल्स की, कि भाई अगर डिजाइनिंग चलो ठीक है मुझे यूएक्स भी समझ में आया, अब यूआई भी समझ में आया, लेकिन अब ठीक है मतलब कुछ तो प्रिंसिपल्स होते होंगे ना, कि हाँ कुछ तो रूल्स रेगुलेशंस होते होंगे जिनको मुझे फॉलो करना है, कि जिसकी वजह से वेबसाइट अच्छी दिखे या मेरे डिजाइन में क्रिएटिविटी आए, या चलो क्रिएटिविटी ना भी सही लेकिन एटलीस्ट एक प्रॉपर डिजाइन बने जो सामने वाला देखकर अच्छे से समझ सके। तो ऐसे कौन से रूल्स हैं जो मुझे फॉलो करने चाहिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ 4 चीजें ध्यान में रखनी है। पहला स्पेसिंग और प्लेसमेंट, कि आप किस चीज की स्पेसिंग कितनी रख रहे हैं, प्लेसमेंट कैसे कर रहे हैं। फॉन्ट का सिलेक्शन हमेशा ध्यान से करें कि जो भी आप फॉन्ट लें वो प्रॉपर रीडेबल होना चाहिए, उसका ए टू जेड जो भी अल्फाबेट्स हैं, ऐसा नहीं कि आपने आई और टी के बीच में यूजर को पता ही ना चले कि ये आई है या टी है या एल है या टी है जो भी है। तो ऐसा कोई वर्ड ना ले, ऐसा ना हो कि डब्ल्यू में एक लाइन कटी हुई हो खाली उसको वी दिख रहा हो। तो ये सब छोटी छोटी चीजें होती है जिनको आप हमेशा याद रखना है। एक फॉन्ट का सिलेक्शन कैसे लेना है कैसे नहीं लेना है, प्लेसमेंट ऑफ डाटा कैसे रखना है, और अपनी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कैसे करना है यूजर के सामने, कि आपको उसको बोलना ना पड़े, वो खुद देखकर समझ जाए कि अच्छा इसका मतलब ये। अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल के लिए एक एप्लीकेशन है फॉर एग्जांपल बैंक के लिए, तो यहाँ पे एक लोगो है, बैंक का नाम लिखा हुआ है, तो जब कोई यूजर आएगा उसको ये पता चलेगा कि अच्छा ये बैंक की एप्लीकेशन है। अब बैंक की एप्लीकेशन में दो चीजें होती हैं, आपका अकाउंट होगा या तो फिर नहीं होगा। अगर आपका ये अकाउंट है तो आप लॉग इन करोगे, अगर अकाउंट नहीं है तो आप फिर उसमें रजिस्ट्रेशन करोगे कि भाई मुझे रजिस्ट्रेशन करना है, मुझे अपना अकाउंट ओपन करना है। फिर आप जब रजिस्ट्रेशन कर लोगे उसके बाद फिर आपसे यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा कि आप क्या रखना चाहते हैं क्या नहीं, जिसमें आप अपनी इन्फॉर्मेशन डालेंगे कि मेरा नाम ये है, मैं अपना ये यूजर नेम रखना चाहता हूँ या मेल आईडी रखना चाहता हूँ या ये पासवर्ड रखना चाहता हूँ। उसके बाद फिर लॉगिन करता है, लॉगिन करने के बाद जब उसका अकाउंट क्रिएट हो जाता है तो फिर वो अपने अकाउंट में कुछ पैसे डालेगा नहीं डालेगा, तो उसकी पैसों की इन्फॉर्मेशन कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है, कितना आया कितना गया, कितना क्रेडिट हुआ कितना डेबिट हुआ,
कितना आपको टैक्स मिल रहा है या कितना आपको बेनिफिट मिल रहा है। तो ये सारी चीजें अगर आप यूजर को प्रोसेस बताते जाओगे अपने डिजाइन के थ्रू, तो ये सारी चीजें हमेशा अच्छी रहेंगी आपके लिए। तो इन 4 चीजों को आपको हमेशा याद रखना है कि क्या है क्या नहीं। इसके अलावा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप प्रॉपर प्रिंसिपल्स को, रूल्स को और छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपका डिजाइन हमेशा ही अच्छा बनेगा और यूजर को हमेशा ही पसंद आएगा। अब इसके बाद बात आती है कि चलो भाई यूएक्स यूआई का पता चल गया कि क्या है क्या नहीं है, कौन कैसे काम करता है, ठीक है, मुझे रूल्स भी पता हो गए, लेकिन मैं डिजाइन करूँ कहाँ? अब 24 घंटे तो मैं पेपर पर डिजाइन करता नहीं रहूंगा। पेपर पे करूंगा तो उसको मैं कंप्यूटर में कैसे डालूंगा? कंप्यूटर पे डालूंगा नहीं तो फिर वो वेबसाइट में कैसे जाएगी, इंटरनेट पे कैसे अपलोड होगी? इंटरनेट पे अपलोड नहीं होगी तो यूजर को कैसे पता चलेगा कि मैंने क्या बनाया क्या नहीं बनाया? तो डिजाइनिंग करने के लिए आपको हमेशा कुछ ना कुछ टूल्स चाहिए होते हैं। अब कुछ फेमस टूल्स हैं, ठीक है, जैसे कि एडोब का फोटोशॉप है, एडोब का एक्सडी है, एक स्केच है, फिग्मा है, इनविजन है, फिर एडोबी का इलिस्ट्रेटर। एडोबी का इलिस्ट्रेटर बेसिकली ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए यूज होता है। इसके अलावा जितने बाकी हैं सारे वेब डिजाइनिंग के लिए या यूआई डिजाइनिंग के लिए यूज होते हैं। इसमें से कुछ पेड हैं जिसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, और कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हैं जिसको आप फ्री में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आई रिकमेंड कि आप जो भी फ्री वाले हैं पहले उनको डाल के इंस्टॉल करें अपने सिस्टम पे, कुछ दिन उस पर प्रैक्टिस करें जो आपका धीरे धीरे हाथ सेट हो जाए और आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ यार ठीक है, मैं पैसे खर्च करके एक अच्छा सॉफ्टवेयर खरीद सकता हूँ जैसे फोटोशॉप है या इलस्ट्रेटर है, देन यू कैन गो फॉर द परचेज। अदरवाइज पहले आप फ्री में चीजें डाउनलोड करके प्रैक्टिस करें। आप चाहे डिजाइनर हो या डेवलपर हो, कोई भी प्रोजेक्ट या किसी भी प्रोडक्ट की एक जर्नी होती है कि वो एक जगह से शुरू होता है, एक जगह तक पहुंचकर खत्म होता है और उसकी एक डेस्टिनेशन होती है। वैसे ही अभी यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 पॉइंट्स मेजर करे, वरना इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। अगर मैं आपको सारे बताने बैठूंगा तो वीडियो तकरीबन 5-6 घंटे की लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको इतना टाइम वेस्ट भी नहीं करना चाहता और मैं चाहता हूँ आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले। और जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं आप वीडियो को पॉज करें, उसको नोट करें, गूगल पर सर्च करके उसके बारे में R&D करें, अच्छे से रिसर्च करें, अपने नोट्स बनाएं, उसके बाद फिर उस पर प्रैक्टिस करें। अब किसी भी प्रोजेक्ट को या प्रोडक्ट को बनाने के लिए 3 मेजर पॉइंट होते हैं। पहला होता है यूएक्स, जो कि आपका थॉट प्रोसेस होता है कि अगर आपके दिमाग में आइडिया ही नहीं है तो आप बनाओगे क्या? तो पहले तो आपको सबसे पहले अपने एक आइडिया सोचना है, अच्छा सा, यूनिक सा। फिर उस आइडिया को वायर फ्रेम के थ्रू या इंफॉर्मेशन जैसे भी आप देना चाहें उसके थ्रू आप कैसे डाटा को प्लेस करते हैं, कैसे यूजर को दिखाना चाहते हैं, पहला आपका स्टेप वो होता है। फिर जब आपने स्टेप कंप्लीट कर लिया, आपको सारी चीजें हो गई कि हाँ मेरा ये आइडिया है, उसको मैंने ऑन पेपर इस तरह से बनाया है, फिर उस चीज को आप पास करते हो आगे डिजाइनर के पास। डिजाइनर के पास पास करते हो, फिर डिजाइनर उस चीज को देखता है, समझता है और अपनी क्रिएटिविटी के साथ उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट करने के बाद उसमें दो चीजें होती हैं। पहला या तो नॉन फंक्शनल होगा, जो कि मान लीजिए सिर्फ किसी एड के लिए है या ब्रोशर्स के लिए है या कोई भी ग्राफिक का काम मान लीजिए फॉर एग्जांपल, ये कुछ भी हो सकता है। ये उसकी क्रिएटिविटी के ऊपर है, वो किस चीज के बारे में बात कर रहा है। अगर तो वो नॉन फंक्शनल है तब तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद भी उसके स्टेप्स होते हैं कि हाँ अगर ऐड बनाया है तो बहुत सारी वेबसाइट्स पे वो ऐड जाएगा, आप उस ऐड को कैसे एक्सक्यूट करेंगे अलग अलग वेबसाइट के लिए, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, उसके अलग अलग बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे कि गूगल एडवर्ड्स है, सेल्ट्रा है, साइजमेक है। तो ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है जिस पे अपने एड बैनर्स अपलोड करते हैं, वो अलग अलग वेबसाइट पे उसको प्रेजेंट करता है या पब्लिश करता है या एक्सक्यूट करता है। उसके बाद अगर फंक्शनल है, आपने मान लीजिए कोई वेबसाइट बनाई है या कोई ऐप बनाई है, तो जब आपकी डिजाइनिंग कंप्लीट हो जाती है तो वो डिजाइनिंग जाती है डेवलपर के पास। अब डेवलपर दो टाइप के हो सकते हैं, या तो वो आपका फ्रंट एंड डेवलपर होगा या बैक एंड डेवलपर होगा, या तो आपके लिए ज्यादा से ज्यादा एक ऐप डेवलपर भी हो सकता है जो कि जावा पे काम करता हो या iOS पे काम करता हो या एंड्रॉयड के लिए काम करता हो। तो एज पर योर डिजाइन वो उस पर्टिकुलर बंदे के पास जाएगी जिसके पास आप भेजना चाहते हैं। तो अगर फ्रंट एंड वाले आपने कोई वेबसाइट बनाई है तो उसको फ्रंट एंड डेवलपर लेगा, उसको फ्रंट एंड डेवलपर में कन्वर्ट करेगा, लाइक मतलब HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट से। फिर अगर मान लो उसको कुछ अलग फंक्शनैलिटी चाहिए बैकएंड के लिए, तो फिर वो बैकएंड डेवलपर के पास जाएगी, वो अपनी कोडिंग यूज करेगा, या तो वो डॉट नेट हो सकता है या एंगुलर हो सकता है या रिएक्ट हो सकता है या व्यूजेस हो सकती है, या तो फिर साइट कोर हो सकता है या वर्डप्रेस हो सकता है या PHP हो सकता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो बैकएंड के लिए यूज होती है बेसिकली आज की डेट में। या फिर अगर आपने कोई ऐप डिजाइन करी, अब आपको मोबाइल के लिए चाहिए तो फिर iOS डेवलपर जो होगा उसको आईफोन के लिए बनाएगा, या एंड्रॉयड डेवलपर होगा उसको वो एंड्रॉयड फोन्स के लिए बनाएगा। तो इस तरह से किसी भी प्रोडक्ट की या प्रोजेक्ट की जर्नी चलती है। वीडियो का सबसे लास्ट पार्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट
इस चीज को ध्यान से सुनना और अच्छी तरह समझना, जितनी अच्छी तरीके से समझ सको, ठीक है। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि अगर हम लोग सेम पिच पे हैं कि नहीं। देखो, पहला होता है कि देखो, मैंने इसका हेडिंग भी इसलिए रखा है कि व्हाट यू शुड नो बिफोर बिकम अ डिजाइनर। कि डिजाइनर बनने से पहले तुमको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। चलो, पुरानी तो थ्योरी की बातें हो गई कि यूआई है, यूएक्स है, कलर कॉम्बिनेशन क्या है, लेकिन अब उन सारी चीजों को यूज किस मैनर में करना है, तो हम इस टॉपिक पे अब बात करते हैं। तो ये सबसे मेन चीज है, इस चीज को अच्छी तरह समझो। ये सारी चीजें आपको हर जगह नहीं मिलेंगी, तो इस चीज को अच्छी तरह समझो। पहला होता है आपका थिंक बिफोर डिजाइन। अब थिंकिंग ऐसा नहीं कि आप बस सुबह सो के उठे और आपने कॉपी पेन लिया और कुछ भी बनाना शुरू कर दिया। अगर आपके पास कोई थॉट नहीं होगा, कोई आइडिया नहीं होगा, तो आप उस आइडिया को ऑन पेपर या डिजाइन में कभी कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो थिंक बिफोर डिजाइन, फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं आपसे बोलूं कि यार मुझे एक फैशन की वेबसाइट बनवानी है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या चीज आती है? या तो कोई मॉडल आता है, या तो कोई मेल मॉडल आएगा या कोई फीमेल मॉडल आएगा, जिसने अच्छी तरह कपड़े पहने होंगे, अच्छी तरह फोटोशूट में एक अच्छी सी फोटो होगी आपके पास, अलग अलग कलर कॉम्बिनेशंस में, या तो सन ग्लासेस लगा के होगी या हैट लगाकर होगी, या जो भी। अगर फैशन से रिलेटेड कोई बात है तो आपके दिमाग में सबसे पहले मॉडल आएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि यार मुझे कोई बच्चों के लिए ना वेबसाइट बनवानी है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में फिर बच्चों की फोटोज आएंगी कि हाँ, कोई कुछ किड्स हैं जो आपस में खेल रहे हैं, या तो पार्क में खेल रहे हैं, या झूले पर खेल रहे हैं, या क्लासरूम में खेल रहे हैं, या खिलौनों के साथ खेल रहे हैं। उसके बाद अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे यार एक वेबसाइट बनवानी है जो नेचर से रिलेटेड हो, तो आपके दिमाग में नेचर की अगर बात आएगी तो सबसे पहले बर्फ के पहाड़, हरे भरे जंगल, पहाड़ों के बीच से बहती हुई नदी, बारिश, या अगर आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो तो आपके हाथ में चाय का गिलास, बारिश, रोड के किनारे आप खड़े हो और बारिश हो रही है, जंगल के बीच में या जंगल के किनारे, पहाड़ के साइड कहीं भी, अगर बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो तो। अगर आपके दिमाग में सारी चीजें आ रही हैं तो मुझे बताना जरूर कमेंट करके। फिर अगर बात मैं बोलूँ नेचर की, तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ख्याल आएगा कि समुद्र के बीच में हरी हरी घास है, एकदम साफ पानी में रंग बिरंगी मछलियां तैर रही हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ये नेचर को रिप्रेजेंट करती हैं। अब आप उस नेचर को रिप्रेजेंट करने वाली चीजों को अपने वेबसाइट में किस तरह से यूज करते हैं, वो बात आती है क्रिएटिविटी की। उसके बाद फिर आता है कि हाउ टू चूज कलर। तब कलर चूज करने में भी ना एक अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए अगर बताऊं कलर के लिए क्या क्या होता है, ठीक है। तो जैसे कि अब हर कलर की ना अपनी एक कहानी होती है, हर कलर का अपना एक पर्पस होता है। अब जैसे कि चलो एक एक करके बात करते हैं। अगर अपने एक रेड कलर की बात करें, तो रेड कलर जो होता है वो शो करता है कि आप पावरफुल हो, पैशनेट हो, एक्साइटिंग हो, और किसी अर्जेंसी में हो। जैसे कि फायर ब्रिगेड हो गई, वो रेड में होती है, या कोई रेड लाइट होती है, तो आप समझ जाते हो कि हाँ यार ये अलर्ट की चीजें हैं, मुझे इससे अलर्ट रहना है, ये पावरफुल चीज है। फिर बात अगर हम ब्लू कलर की करते हैं, तो ब्लू कलर का मतलब होता है काम, ऑनेस्ट, और लॉजिकल, केयरिंग, और भरोसेमंद चीजों के लिए हम ब्लू कलर का इस्तेमाल करते हैं। फिर येलो कलर की अगर बात करें, तो येलो कलर का मतलब होता है कि फन, फ्रेंडली, ऑप्टिमिस्टिक, कॉन्फिडेंट, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं येलो कलर का मतलब। मैं ग्रीन की बात करूं तो ग्रीन का मतलब होता है कि नेचर, रिफ्रेशमेंट हो गया, केयर हो गया, या आपका ऑर्गेनिक हो चीजों के लिए हो गया। तो इन सब चीजों के लिए हम ग्रीन कलर का यूज करते हैं। अगर ऑरेंज कलर की बात करें तो इसका मतलब होता है कि एनर्जी, प्लेफुल चीज है आपके लिए, ठीक है। कोई सेंस वाली चीज है, अफोर्डेबल चीज के लिए, हम इन सब चीजों के लिए ऑरेंज कलर का यूज करते हैं। पिंक का मतलब होता है स्वीटनेस के लिए, सेक्सीनेस के लिए, शेड के लिए। तो ये सब पिंक कलर का इस्तेमाल हो गया। फिर ब्राउन कलर का मतलब होता है वार्मथ के लिए, मतलब गर्मी के लिए और डिपेंडेंसी के लिए, कि हाँ मतलब भाई कुछ है इसमें। फिर पर्पल का मतलब होता है रिच, लग्जरी, क्रिएटिव। इन सब चीजों के लिए हम पर्पल कलर का यूज करते हैं। ब्लैक का भी मतलब होता है लग्जरी में एक्सक्लूसिव, ठीक है, सोफिस्टिकेशन, अथॉरिटी, और इनकरेज के लिए भी हम ब्लैक कलर का यूज करते हैं। व्हाइट कलर का मतलब होता है प्योरिटी, क्लीननेस, सफाई, सिंप्लिसिटी, और आजादी के लिए। जैसे होता है ना कि लोग 26 जनवरी को, 15 अगस्त को कबूतर उड़ाते हैं आजादी के लिए, शांति का प्रतीक। व्हाइट कलर को शांति का प्रतीक मानते हैं। तो इस तरह से हर कलर का ना अपना एक पर्पस होता है, एक मीनिंग होती है। तो आप कभी भी कोई डिजाइन बनाए तो इन चीजों को ध्यान में जरूर रखें कि भाई मुझे कौन सा कलर किस लिए यूज करना चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि हाँ यार मुझे एक वेबसाइट बनवानी है, फॉर एग्जांपल के लिए, एक अगर मैं आपसे बोलूं कि हाँ मुझे एक डिजाइन बनवाना है एक लड़के के लिए और एक लड़की के लिए, तब
तुरंत समझ जाओगे कि हाँ यार मैं ब्लू कलर यूज करता हूँ लड़के के लिए और लड़कियों के लिए पिंक करता हूँ क्योंकि लड़कियों को पिंक अच्छा लगता है। वैसे अब इस बात पे कितनी सच्चाई है कि किसको कितना पसंद है क्या नहीं वो एक अलग मैटर है, ठीक है, लेकिन मैं अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है, कि क्या है क्या नहीं है। तो इसलिए कभी भी कोई डिजाइन बनाओ तो उसमें कलर कॉम्बिनेशन वाइजली चूज करो कि हाँ मुझे किस चीज के लिए कौन सा कलर लेना चाहिए और कितना बंदे के लिए सूटेबल है। वैसे तो ब्रांडिंग के ऊपर भी कलर कॉम्बिनेशन इफेक्ट करता है कि हाँ जो क्लाइंट है आपका जिसके लिए आप डिजाइन बना रहे हो उसकी क्या ब्रांडिंग के कलर कॉम्बिनेशन है वो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर आप कोई फ्रेश बना रहे हो डिजाइन, कोई फ्रेश डिजाइन बना रहे हो और कंप्लीटली इंडिपेंडेंट बना रहे हो, इस चीज को जरूर सोच के बनाओ कि मुझे क्या कलर लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। उसके बाद आता है कलर एंड कंट्रास्ट फॉर द डिजाइन, कि अगर आप डिजाइन बना रहे हो तो उसमें कलर कंट्रास्ट कैसा रखें कि जो आंखों को भी अच्छा लगे, रीडेबल भी हो और अट्रैक्टिव भी हो। कि अगर आप मान लीजिए आपने कोई ब्लैक कलर की एक बॉक्स लिया उसके अंदर आप येलो में कुछ लिखोगे तो अच्छी चीज है कि हाँ मतलब आप बंदा इजीली कैच कर पाएगा कि आपने क्या लिखा है। अगर आपने पीछे बैकग्राउंड में येलो लिया हुआ है ऊपर ब्लैक में टेक्स्ट लिखा है तो भी एक अच्छा कंट्रास्ट है कि हाँ मतलब बंदा इजीली समझ पाएगा कि आपने क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है। बेसिकली कलर कंट्रास्ट का मतलब होता है कि अगर आपका बैकग्राउंड लाइट है तो आप फॉन्ट डार्क लीजिए, अगर आपका फॉन्ट लाइट है तो बैकग्राउंड को डार्क कीजिए। आप दोनों को सेम पिच पे नहीं रख सकते कि अगर आपने एक डार्क पिंक ले लिया और लाइट पिंक ले लिया उसका कुछ मतलब नहीं बनता, ठीक है, सीधे सीधे चीज को समझो। कलर कंट्रास्ट का मतलब होता है कि जो चीजें रीडेबल हो, इजीली अंडरस्टैंड करने वाली चीजें हो, जो आप इजीली समझ पाए, बस और कुछ नहीं से ज्यादा। फिर दूसरा होता है कि हाउ टू रिप्रेजेंट योर वेबसाइट या डिजाइन जो भी होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं आपसे बोलूं रिप्रेजेंट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। पहला होता है या तो आप इमेज के माध्यम से कर सकते हैं, दूसरा होता है टेक्स्ट के माध्यम से। मतलब अब जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि यार एक मेडिकल की वेबसाइट बनानी है तो आपके दिमाग में सबसे पहले जो इमेज आएगी वो आएगी डॉक्टर की। एक डॉक्टर है जिसने व्हाइट कोट पहना हुआ है, गले में थेटोस्कोप लटकाया हुआ है, आपके दिमाग में सबसे पहले उसकी फोटो आएगी दिमाग में। तो ये हो गया। अगर मैं फैशन की बात करूं तो आपके दिमाग में सबसे पहले मॉडल्स की फोटो आएगी, कपड़ों की फोटो आएगी, शूज की आ सकती है, सनग्लासेस की आ सकती है, या कैप की आ सकती है, या हैट की आ सकती है। तो ये सारी चीजें जो रिलेट करती है वो फैशन से रिलेट करती हैं। फिर अगर मैं बात करूं आपसे कि मुझे कोई फूड की वेबसाइट बनानी है तो आपके दिमाग में सबसे पहले बर्गर आएगा, फिर चिकन आएगा, उसके बाद फिर राइस हो सकता है, राजमा चावल हो सकता है जिसका कॉम्बिनेशन में एक बॉल में आप दिखा सको उसको। फिर रोटीज हो गई कि हाँ रोटी रखी हुई है प्रॉपर प्लेट में, उसके बाद फिर एक पूरी प्रॉपर थाली सजी हुई है। फिर अगर मैं आपसे बात करूँ मुझे एक आईटी की वेबसाइट बनवानी है आईटी कंपनी के लिए तो दिमाग में सबसे आईटी में सबसे पहले आपका दिमाग आएगा कंप्यूटर्स, सॉफ्टवेयर, या कुछ टेक्निकल इमेजेस की हाँ कोई सर्वर का है या कुछ है या कुछ भी है इस तरह से। तो आपके दिमाग में सबसे पहले उन सब चीजों की फोटो आएगी। मैं बात करूँ क्रिएटिविटी की तो क्रिएटिविटी के लिए आपके दिमाग में सबसे पहले कलरफुल चीजें आती हैं, ठीक है। यहाँ मतलब बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन है या ब्रशेस रखे हैं या कलर्स रखे हैं, ठीक है, या बहुत सारे बल्ब हैं जिसमें से सिर्फ एक जल रहा है, वहां पर कुछ भी आपने कुछ टेक्स्ट डाल दिया, ठीक है, कि स्टैंड फॉर योर सेल्फ या जो भी आपने लिख दिया कि चूज योर करियर वाइजली, तो बंदा जब उसको देखेगा तो समझ में आएगा, उसको डिफरेंट लगेगा कि हाँ इसमें कुछ तो क्रिएटिविटी है और आप क्या समझाना चाह रहे हो उस चीज को समझ में आएगी। फिर अगर मैं आपसे बोलूँ कि मुझे कोई वेबसाइट बनवानी है किड्स के लिए तो सबसे पहले आपके दिमाग में बच्चे आएंगे। और अगर मैं न्यू बॉर्न बेबी की बात करूंगा तो आपके दिमाग में सबसे पहले एक टॉवल में लेटा हुआ बेबी आएगा जो सो रहा होगा। अगर आपके दिमाग में अभी भी सारी चीजें आ रही है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, तो पता चलेगा कि मैं और आप सेम पिच पे हैं। फिर अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक मैट्रिमोनियल की साइट बनानी है तो मैट्रिमोनियल की साइट के लिए सबसे पहले आपके दिमाग में लड़के लड़कियों की फोटोज आएंगे कि हाँ एक लड़की वेल ग्रूम्ड है, एक लड़का वेल ग्रूम्ड है, या किसी की शादी हो रही है उसकी फोटो आप लगा सकते हो, ठीक है, कि मेड फॉर ईच अदर, बी विथ योर योर मैच, इस तरह से जो भी आप उस पर जो भी करना चाहें। फिर बात आती है नेचर की, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैं बोलूँ कि मुझे नेचर की वेबसाइट चाहिए तो फिर उसमें माउंटेन्स हो गए, रेन हो गई, फिर उसके बाद सबसे ज्यादा लोगों के दिमाग में आता है ना वो आता है बर्फ के पहाड़, ठीक है, उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे आता है पहाड़ ग्रीनरी वाले, उसके बाद आता है कि झरना, उसके बाद आता है नदियां कि हाँ मतलब बहुत सारे पत्थरों के बीच में से नदी बहती हुई जा रही है। उसके बाद अगर आप बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव हो तो स्नोफॉल आप समझ सकते हो कि पूरे गांव के ऊपर स्नोफॉल पड़ा हुआ है या रोड पे स्नोफॉल है आप भी स्नोफॉल में खड़े हो। तो दोज काइंड ऑफ इमेजेस आर रिप्रेजेंटिंग
योर थॉट्स, कि आप अपने डिजाइन को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो और सामने वाले को कैसे समझा पा रहे हो कि भाई मैंने जो दिखाना चाह रहा हूँ ये वही चीज है जो तुम समझ रहे हो। अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक नेचर की वेबसाइट बनानी है तो उसमें आप लड़के लड़के तो लगा नहीं दोगे शादी करते हुए, उससे कोई सेंस नहीं बनता। तो जो भी आपकी डिजाइन है वो सेंसिबल होनी चाहिए कि हाँ बंदे को इजीली एक बार में देखकर समझ में आ जाए। दूसरा उसका मेथड होता है आप अपने डिजाइन को रिप्रेजेंट करने का, होता है टेक्स्ट, कि आपने क्या इमेज यूज करी है उसके आगे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि अगर आपने कोई फूड की वेबसाइट बना रहे हो तो आपने एक बर्गर की फोटो लगाई मस्त सी, जिसके एक अच्छा सा बैकग्राउंड है, टेबल पर रखा हुआ बर्गर, उसके आपने ऊपर बड़ा बड़ा लिख दिया कि वी आर द बेस्ट, या बर्गर के बारे में कुछ लिख दिया कि हाँ कि हमारे यहाँ का बर्गर सबसे अच्छा है, आओ खाओ। ठीक है, और अपनी कैलोरी बढ़ाओ। तो इस तरह से करके जो भी आपको लिखना है वो आपने लिख दिया वहां पे। तो बंदा एक तो देख के समझेगा कि हाँ यार फूड के बारे में कुछ है, बर्गर है। फिर जब आपका टेक्स्ट पढ़ेगा तो जो उसका 50% डाउट होगा वो आपके टेक्स्ट से कंप्लीट हो जाएगा। तो दिस इज मतलब कि आपके 100% आपने यूजर को समझा दिया कि भाई ये मैं कहना चाहता था, और तुमने इसको देख कर और पढ़ के समझ लिया है। उसके बाद होता है कि हाउ टू मेक डिजाइन मोर अंडरस्टेबल। तो ये सेम वही चीज है कि आप डिजाइन दो माध्यम से रिप्रेजेंट कर सकते हो, इमेज से और टेक्स्ट से। और दूसरा, इसमें तीसरा पॉइंट भी मैंने आपको कवर किया कि हाउ यूजर कैन अंडरस्टैंड योर डिजाइन विदाउट रीडिंग रीडिंग द टेक्स्ट। तो भाई उसको बिना पढ़े कैसे पता चलेगा? इमेजेस के थ्रू पता चलता है, आपके कलर कॉम्बिनेशंस के थ्रू पता चलता है, आपकी डिजाइन का, अगर आपने एक वेबसाइट बनाई है उसमें छोटा छोटा कुछ टेक्स्ट लिखा है और बहुत सारी इमेजेस अलग अलग जगह यूज करी हैं, खाने की या नेचर की, तो बंदा उसको देखेगा, पढ़े बिल्कुल ना, उसको फिर भी स्क्रॉल करने में पता चल जाएगा वेबसाइट को कि हाँ यार मतलब ये कुछ नेचर के बारे में है। फिर जब उसको पढ़ेगा तो फिर पूरा समझ लेगा। तो ये सारी चीजें थी आज के बाद आज के वीडियो में। इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लग रही हो या कोई डाउट लग रहा हो, कुछ चीजें ना समझ में आई हो, तो कमेंट करके बताना। ठीक है, चैनल को बिना सब्सक्राइब करे मत जाना। ठीक है, अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको लगा हो कि हाँ यार इन्फॉर्मेटिव है या मुझे कुछ चीजें इसमें अच्छी लगी, कुछ चीजें नहीं अच्छी लगी, जो भी है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। अभी इसका पार्ट 2 भी आने वाला है जिसमें मैं कंप्लीट डिजाइनिंग करके दिखाऊंगा आपको। और आज जिस चीजों के बारे में हमने बात करी है वो पॉइंट टू पॉइंट, एक एक पॉइंट में आपको डिजाइन में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। वो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन वो आपकी ज़िंदगी के बेकार टाइम नहीं होगा, उसको अगर आप वेस्ट करोगे तो टेंशन ना लो, आपके लिए यूज़फुल ही होगा। तो पार्ट 2 जल्दी आने वाला है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि जैसे कोई नया वीडियो आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू सो मच गाइस।